नमस्कार दोस्तों, आज आपका फिर से स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल द वे टू IAS में। फ्रेंड्स, जो महाभारत सीरियल है उसका एक डायलॉग है, मैं समय हूँ। ये आप देख रहे हैं यहाँ पे, मैं समय हूँ। वास्तव में इसी को कोरिलेट करते हुए हम अगर देखें तो समय जो है उसके तीन भाग हैं, तीन पार्ट हैं। पहला है पास्ट, देन प्रेजेंट एंड देन फ्यूचर, अर्थात भूत, वर्तमान और भविष्य। जो ये पास्ट है, जो भूत है, इसी का जो स्टडी होता है उसको हम हिस्ट्री बोलते हैं। फ्रेंड्स, इसी के तहत, इसी इतिहास के तहत आज हम भारतीय इतिहास की बात करेंगे। और इस भारतीय इतिहास को हम जो NCERT का 6th क्लास का बुक है हिस्ट्री का, इसका जो पहला चैप्टर है इसको पढ़ करके हम जानेंगे कि यह इतिहास जो है वह क्या है। फ्रेंड्स, इस पहला चैप्टर का जो हेडिंग है वह है व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। ये जो व्हाट है, वास्तव में इसके तहत हम दो चीज जानेंगे कि समय क्या होता है और दूसरा हिस्ट्री में हम क्या क्या पढ़ते हैं, कौन कौन से इवेंट्स हैं जिनको कि हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं। और जो वेयर है, इसके तहत हम इस चैप्टर में 6 ज्योग्राफिकल जो रीजन है उसके बारे में पढ़ेंगे और इस रीजन के जो फीचर्स हैं उनको जानेंगे। फ्रेंड्स, हाउ के तहत हम जानेंगे कि जो हम हिस्ट्री पढ़ते हैं उसका जो मेन सोर्स है वह क्या है, किसके आधार पे हम हिस्ट्री को पढ़ते हैं। तो ये 3 सोर्स की बात किया गया है इसमें, वो हम जानेंगे। और लास्ट में व्हेन, इस व्हेन के तहत हम डेट के बारे में जानेंगे। समय, जो डेट है, तिथि है, इसका निर्धारण कैसे होता है, इन सबको जानेंगे। फ्रेंड्स, इस चैप्टर के अंतर्गत टोटल 7 सब हेडिंग है। इस 7 सब हेडिंग के अंतर्गत इस चैप्टर को समेटा गया है। जो पहला सब हेडिंग है फाइंडिंग आउट व्हाट हैपेंड, दूसरा है व्हाट कैन वी नो अबाउट द पास्ट, तीसरा है वेयर डिड पीपल लिव। वेयर मतलब वो ज्योग्राफिकल रीजन, 6 ज्योग्राफिकल रीजन की बात यहाँ किया गया है। भारत का नाम भारत क्यों पड़ा या इंडिया क्यों पड़ा, नेम्स ऑफ द लैंड के तहत पढ़ेंगे। और फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट, इस सब हेडिंग के तहत हम जानेंगे कि हिस्ट्री को कैसे जानते हैं, सोर्स का क्या इंपॉर्टेंस है। और वन, पास्ट और मेनी, हमारा जो इतिहास है वो एक इतिहास है या कई इतिहास है। एंड द लास्ट, व्हाट डू डेट्स मीन, जो डेट्स होता है उसका क्या अर्थ होता है। ये सब हेडिंग है। फ्रेंड्स, जो हमारा प्रोसेस होगा स्टडी करने का वह टारगेटेड स्टडी होगा। कहने का मतलब ये है कि जो हमको पढ़ना है वो पहले ही क्लियर हो जाए कि इस चैप्टर को पढ़ने के बाद हमको क्या क्या जानना है। जब हमको ये क्लियर हो जाता है तब चैप्टर वाइज अंदर जब हम चैप्टर में पढ़ते हैं तो हमारा ध्यान जो है, अटेंशन जो है, बहुत ही ज़्यादा फोकस होता है। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम देखेंगे कि कीवर्ड, जो कीवर्ड जो है इस चैप्टर में कुछ 7 कीवर्ड दिया गया है, वह 7 कीवर्ड को हम जानेंगे। लेकिन इससे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये कीवर्ड क्या होता है। वास्तव में यह कीवर्ड जो मेन आइडिया होता है उसके बारे में बताता है। इसको और अच्छी तरह से समझना हो तो स्वामी विवेकानंद जी का एग्जाम्पल लेकर के हम इसको समझ सकते हैं। स्वामी विवेकानंद जी बहुत ही फास्ट किताब को पढ़ते थे, तो उनके फास्ट पढ़ने का जो सेक्रेट था, जो रहस्य था, वो क्या था। उनके फास्ट पढ़ने का रहस्य ये था कि वह जब भी किसी पेज को देखते थे तो वह उस पेज में जो मेन कीवर्ड है उनको ही स्कैन करते थे, उनको ही सर्च करते थे। एक पेज में 3-4 जैसे ही कीवर्ड मिला, उनसे इनको ये आइडिया आ जाता था कि राइटर क्या कहने जा रहा है, और वो आइडिया लेकर के ये पेज से आगे बढ़ जाते थे, लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ते थे। ये स्वामी विवेकानंद जी का बहुत बड़ी खासियत था। अर्थात ये कीवर्ड जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टारगेटेड स्टडी के तहत जो दूसरा चीज है वह है क्वेश्चन। जो इस चैप्टर के लास्ट में क्वेश्चन दिए गए हैं वह है लेट्स रिकॉल के फॉर्मेट में। इसमें 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं इस चैप्टर के अंतर्गत मेनली, और वह क्या है, पहला क्वेश्चन जो है ये 5 ज्योग्राफिकल रीजन है, जैसे नर्मदा वैली, मगध, गारो हिल्स, इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज और गंगा वैली। ये जो 5 साइट्स है इनके बारे में हमको जानना है। और इधर फीचर्स है कि फर्स्ट बिग किंगडम कहाँ हुआ था, हंटिंग और गैदरिंग कहाँ हुआ था, 25 ईयर्स एगो जो सिटीज डेवलप हुए थे वो कहाँ हुआ था, एग्री जो
अर्ली एग्रीकल्चर है वो कहाँ हुआ था, एंड द फर्स्ट सिटीज वो कहाँ हुआ था। इन सारे को मैच करना है। अर्थात इस क्वेश्चंस को सॉल्व करते करते हमको ये चीज़ दिमाग में रहना है कि ये सारे चीज़ को हमको किताब को पढ़ने के दौरान ही, बुक को, इस चैप्टर को पढ़ने के दौरान ही इन सारे चीज़ों को हमको पूरा ही कंसंट्रेशन के साथ समझ लेना है। और जो दूसरा क्वेश्चन है वो कह रहा है कि जो मैन्युस्क्रिप्ट है और जो इंस्क्रिप्शंस है ये दोनों क्या होता है और दोनों में अंतर क्या है, ये आपको बतानी है। इसके साथ ही साथ एक क्वेश्चन मैंने फ्रेम किया है, ये मेंस के पर्सपेक्टिव से बहुत ही जरूरी है जानना कि इस किताब में 1-2 पैराग्राफ में ट्रैवलिंग से रिलेटेड बातें कही गई है। उसी चीज को आधार बनाते हुए मैंने क्वेश्चन जो बनाया है वह है डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रैवलिंग इन द प्रोसेस ऑफ इनरिचमेंट ऑफ कल्चरल ट्रेडिशंस। सांस्कृतिक परंपरा के संवर्धन की प्रक्रिया में यात्रा के महत्व पर चर्चा कीजिए। ये क्वेश्चंस है। इस तरह से ये कीवर्ड और ये क्वेश्चंस, ये दोनों चीज़ों को पहले ही डिस्कस कर लेने के उपरांत अब हम जब चैप्टर पढ़ेंगे तो हमें बहुत ही ज़्यादा कंसंट्रेशन बनेगा पढ़ते वक्त। फ्रेंड्स, जो व्हाट है, जो सब हेडिंग है, उसके तहत अगर हम देखें तो एक लड़की है रसीदा, उनका क्वेश्चन है, वो एक न्यूज़पेपर पढ़ रही थी। न्यूज़पेपर में सडनली उसका नज़र एक हेडलाइन पे गया कि 100 ईयर्स एगो। तो इसका दिमाग चलना शुरू हो गया कि क्या बात है, हाउ, कोई कैसे ये जान सकता है कि 100 साल पहले क्या हुआ। जैसे न्यूटन ने देखा कि जो फल है पेड़ से नीचे ही गिरा, तो उनके दिमाग में ये बात आया कि ये फल ऊपर क्यों नहीं गया, नीचे ही क्यों आया। ठीक इसी तरह से इस बच्ची के ब्रेन में ये सवाल आया कि 100 साल पहले की बात कोई कैसे जान सकता है। अर्थात यहाँ पे समय की बात किया गया है, टाइम की बात किया गया है। ठीक इसके आगे नीचे जो है फाइंडिंग आउट व्हाट हैपेंड के तहत कहता है कि अगर यह फाइंड आउट करना हो कि यस्टरडे अर्थात कल क्या हुआ, तो आप रेडियो सुनते हो, आप टेलीविज़न देखते हो और आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो। अगर आपको इससे आगे समय में यात्रा करना हो, अगर आपको ये जानना हो कि 1 साल पहले क्या हुआ हो, तो अगर किसी को ये बात याद हो तो उस व्यक्ति के पास जाकर के आप उनसे पूछते हो। लेकिन इससे बियॉन्ड और आगे जाना हो, बहुत बहुत आगे जाना हो समय के साथ पास्ट में, तब आप कैसे जानेंगे, कैसे आप डिसाइड करेंगे कि 100 साल पहले, 1000 साल पहले या लाख साल कैसे पहले क्या हुआ। इसको जानना हो तब आपको कुछ और उपाय ढूंढना पड़ेगा। लेकिन ये दोनों पैराग्राफ जो है इसमें एक चीज़ क्लियर है, यह समय की बात कर रहा है, टाइम की बात कर रहा है। इसीलिए टाइम के कंसेप्ट को समझना बहुत ज़रूरी है। फ्रेंड्स, जब टाइम के कंसेप्ट की बात करते हैं तो सबसे पहले हम भारतीय कंसेप्ट की बात करते हैं। जो भारतीय कंसेप्ट है वह साइक्लिक कंसेप्ट की बात करता है, चक्रीय जो है अवधारणा की बात करता है। अर्थात भारतीय कंसेप्ट में समय को जो है 4 युग में बांटा गया है, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग। और यह कलयुग जो है जब खत्म हो जाता है फिर से यह साइकिल शुरू होता है, सतयुग से स्टार्ट हो जाता है। अर्थात यहाँ से ये सतयुग से चक्र चला और होते 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 फिर सतयुग पे खत्म हो गया। सतयुग, फिर त्रेता युग, फिर द्वापर युग और फिर कलयुग, इस तरह से खत्म होता है और यह सर्किल चलते रहता है, चलते रहता है। इसका ना आदि है और ना अंत है, अर्थात ये अनंत समय तक चलता रहेगा। ये जो है भारतीय कंसेप्ट है समय को लेकर के, अर्थात इसका साइक्लिक कंसेप्ट है, चक्रीय कंसेप्ट है। ये जो आपको पिक्चर दिख रहा है, किसी भी मंदिर में आप चले जाएंगे, जो भारतीय परंपरा के अनुसार मंदिर बना हुआ होगा, उसमें आपको ये सिंबल मिल जाएगा। किसी भी आर्ट एंड आर्किटेक्चर का ये बेस्ट एग्जाम्पल है कि वहाँ पे आपको यह सिंबल मिलेगा। अर्थात ये क्या है, यह वास्तव में जो भारतीय अवधारणा है टाइम का, उसको एक्सप्रेस करता है। फ्रेंड्स, जो वेस्टर्न कंसेप्ट है वो लीनियर है, एक रेखीय कंसेप्ट है। इस वेस्टर्न कंसेप्ट को समझना हो तो इसको 2 फीचर्स में हम बांट सकते हैं कि वेस्टर्न कंसेप्ट के अनुसार जो समय है वह कंटिन्यूड सीक्वेंस ऑफ एग्जिस्टेंस है। यह जो एग्जिस्टेंस है उसका लगातार चलते रहना जो है यह समय का एक तरह से सूचक है। और यह जो चलता है यह पास्ट से चल रहा होता है, प्रेजेंट होते हुए चलता है और फ्यूचर में चले जाता है। यह पहला फीचर है इसका। और दूसरा है कि यह जो समय है यह जो घटित होता है यह इररिवर्सिबल होता है, इररिवर्सिबल मैनर में होता है। अर्थात ये हमेशा पास्ट से चलेगा, प्रेजेंट होते हुए चलेगा और फ्यूचर में जाएगा, ये उल्टा नहीं जा सकता। फ्रेंड्स, ये वेस्टर्न कंसेप्ट है। आगे
जो सब हेडिंग था व्हाट कैन वी नो अबाउट द पास्ट, जो पास्ट होता है उसमें हम क्या क्या जानते हैं, क्या क्या देखते हैं, क्या क्या घटित होता है, यह इसमें कहा गया है। जो पास्ट होता है उसमें हम जो हंटर्स हैं, जो हर्डर्स हैं, फार्मर्स, रूलर्स, मर्चेंट्स, प्रीस्ट्स, क्राफ्ट्स पर्सन्स, आर्टिजन्स, म्यूजिशियंस और साइंटिस्ट, इनके जो जीवन है इनके बारे में हम पढ़ते हैं इतिहास में। और इनका जीवन कैसा, कि वह क्या खाते थे, क्या पहनते थे, उनका घर कैसा था, वह कौन सा गेम खेलते थे, उनके जो बच्चे होते थे वह कौन सी कहानियाँ सुनते थे, वो कौन सा खेल खेलते थे, कौन सा गाना गाते थे या कौन सा गाना सुनते थे, ये सारे चीज़ तो हम देखते हैं। और आज भी तो हम यही करते हैं, अर्थात जो हमारा प्रेजेंट है और उसी से हमारा पास्ट को कोरिलेट करके अगर हम देखें तो पास्ट का अध्ययन अर्थात हिस्ट्री का अध्ययन बहुत ही आसान हो जाता है। फ्रेंड्स आगे, वेयर डिड पीपल लिव, ये जो हमारा सब हेडिंग है वेयर डिड पीपल लिव, इसमें वास्तव में 6 जोग्राफिकल इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात किया गया है, जो जोग्राफिकल प्लेस है उनकी बात किया गया है। इसमें नर्मदा जो रिवर है उसका, सुलेमान और किरथार हिल जो वो, गारो हिल्स, विंध्यास, इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज एंड द गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरी जो सोन है, इनकी बात कर रहा है। सबसे पहले हम इसको मैप में देखते हैं कि इनका लोकेशन कहाँ कहाँ है। तो सबसे पहले अगर हम नर्मदा की बात करें तो ये जो रीजन है यह आपका नर्मदा रिवर है। ये जो रिवर आ रही है, ये जो ब्लू लाइन की है, ये पूरा जो है नर्मदा रिवर है। नर्मदा रिवर से जैसे ही आप ऊपर जाएंगे तो ये विंध्यास है, ये जो विंध्या की बात किया गया है, तो यहीं पे देख लेते हैं विंध्या, तो नर्मदा हो गया और ये विंध्या हो गया। और विंध्या से और ऊपर जाएंगे तो ये नॉर्थ ऑफ विंध्या हो गया। एक टर्मोलॉजी आएगा नॉर्थ ऑफ विंध्या करके, तो अभी यही समझ लेते हैं कि ये विंध्या है, विंध्या से नॉर्थ में नॉर्थ ऑफ विंध्या है, विंध्या के नीचे जो है नर्मदा है, और नर्मदा जो है रिवर उसके नीचे में ये सतपुड़ा है, और सतपुड़ा के नीचे में ताप्ती रिवर है। अर्थात ताप्ती रिवर और नर्मदा रिवर के बीच में सतपुड़ा है, ये याद रखिएगा, कई बार क्वेश्चन आ चुका है। और नर्मदा रिवर के ऊपर में विंध्य जो है हिल है, और विंध्य के ऊपर अर्थात नॉर्थ में नॉर्थ ऑफ विंध्या का रीजन है, ये याद रखिएगा। उसके बाद जो कह रहा है सुलेमान और किरथार हिल की बात कर रहा है, ये जो एरिया है यह किरथार वाला और सुलेमान वाला है। फ्रेंड्स ये आज के पाकिस्तान में है, याद रखिएगा। अभी हम एंशिएंट हिस्ट्री की बात कर रहे हैं। 1947 से पहले जब भी हम भारत की बात करेंगे तो उसमें पाकिस्तान और बांग्लादेश इंक्लूडेड होगा, इसको माइंड में हमेशा याद रखिएगा। ये जो है इंडियन सबकॉन्टिनेंट में किरथार और सुलेमान हिल्स है, रेंज है। साथ ही साथ यहाँ पे एक और साइट है जिसको हम बोलते हैं कंधार। गंधार की बात नहीं कर रहा हूँ, कंधार की बात कर रहा हूँ, KANADAHAR, कंधार की बात कर रहा हूँ। ये इसलिए जरूरी है यहाँ पे जानना क्योंकि आगे चल करके हम अशोका का इंस्क्रिप्शंस यहाँ पे मिला है जो इसमें आगे बात किया गया है, इसीलिए इस साइट्स के बारे में हम अभी ही बता देते हैं कि ये कंधार है। ये जो रिवर है ये काबुल है, और काबुल के ऊपर ही काबुल शहर बसा हुआ है जो कि अफगानिस्तान की राजधानी है। फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। तो ये गारो हिल्स की बात करता है। गारो हिल्स ये नॉर्थ ईस्ट में अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे ये गारो हिल्स है। फ्रेंड्स ये इलाका गारो हिल्स का है। उसके बाद विंध्यास, विंध्यास की बात हमने ऑलरेडी यहाँ पे कर चुका है। उसके बाद इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज की बात किया गया है। देखिए ये जो रिवर है यह इंडस है। इंडस मतलब सिंधु रिवर है, ये सिंधु रिवर है, और यहाँ से ये आकर के ये अरेबियन सी में मिल जाता है। फ्रेंड्स ये सिंधु रिवर के पश्चिम से जो रिवर आती है आकर के मिलती है, ये काबुल रिवर है। इनके पूरब से जो रिवर आकर के मिलती है उसमें झेलम है, चेनाब है, रावी है, व्यास है और सतलज है। ये जो रिवर है इसका डायरेक्शन आप जरूर याद रखिएगा, नॉर्थ से साउथ इसको अरेंज करने के लिए दे दिया जाता है और कई बार पूछा जाता है। आप लोग इसका नाम तो याद रखते हैं लेकिन यह किस तरह से नॉर्थ एंड साउथ में अरेंज है इतना अवेयर आपको रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि यूपीएससी के तैयारी में या किसी भी कंपटीशन की तैयारी में आपका नॉलेज के साथ साथ आपके अवेयरनेस का भी टेस्ट होता है। फ्रेंड्स उसके बाद जो है गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज की बात किया गया है। ये जो रिवर है आपका गंगा है, ये देख रहे हैं आप, ये गंगा रिवर है। ये ऐसे आते हुए इस तरह से होते हुए ऐसे ऐसे जाते हुए और ये बे ऑफ बंगाल में आकर के गिर जाती है, समुद्र से मिल जाती है। और इसका एक ट्रिब्यूटरीज है, ये सोन रिवर है, ये यहाँ आकर के मिल जाता है। इसके बाद एक यमुना रिवर है, ये भी इसकी ट्रिब्यूटरीज है। और चंबल जो है, ये चंबल ये यमुना में आकर के मिलती है। फ्रेंड्स ये आपको पूरा जोग्राफिकल मैप मैंने आपको दिखा दिया।
आगे जो हम बात करते हैं इन्हीं सारे साइट्स के बारे में हम जानेंगे। तो ये मैप आप जानना, इसको पिक्चर बनाना दिमाग में आपके लिए बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स। इसी मैप में यहाँ पे इसके बारे में डिस्क्रिप्शंस लिखा हुआ है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कई बार क्वेश्चन यहाँ से आए हैं और आ भी सकते हैं। ये वास्तव में जो मैप है ये साउथ एशिया का है। तो साउथ एशिया किसको बोलते हैं, साउथ एशिया में कौन कौन कंट्री है, और साउथ एशिया को सब कॉन्टिनेंट क्यों कहते हैं, और साउथ एशिया का नेबर कंट्री क्या है, ये हम देख लेते हैं। ये जो साउथ एशिया है इसमें कौन कौन सा देश है, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और श्रीलंका, अर्थात टोटल सिक्स कंट्री जो है साउथ एशिया में है। कहीं कहीं आपको इसमें अफगानिस्तान और मालदीव, ये वाला जो एरिया है ये अफगानिस्तान वाला एरिया है, और यहाँ पे आपका एक कंट्री और है जो मालदीव है। ये दोनों को भी कहीं कहीं इस इंडियन सब कॉन्टिनेंट का पार्ट माना जाता है, हर जगह नहीं, कहीं कहीं। आगे बात करते हैं कि अगर हम इस इंडियन सब कॉन्टिनेंट के नाइबर कंट्री की बात करें तो ये अफगानिस्तान, ईरान, चाइना, म्यांमार, ये साउथ एशिया के नाइबर कंट्री हैं। साथ ही साथ बात आता है कि साउथ एशिया को सब कॉन्टिनेंट क्यों कहा जाता है। ये बात सही है कि यह कॉन्टिनेंट का जितना साइज होना चाहिए उससे छोटा है, लेकिन यह अपने आप में काफ़ी बड़ा भी है। साथ ही साथ यह जो सब कॉन्टिनेंट है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, यह एशिया से अलग किया जाता है इनके नेचुरल फ्रंटियर्स के द्वारा, जैसे सीज है, हिल्स है और माउंटेन्स है, इनके द्वारा यह अलग किया गया है एशिया के अन्य भाग से। फ्रेंड्स, ये वाला पार्ट तो आपको दिख ही रहा है कि ये पूरा जो है सी वाला पार्ट है, अर्थात इधर से बिल्कुल सेपरेट हो गया। ये वाला पार्ट जो है हिल है अर्थात रेंज है, और ये वाला पूरा पार्ट जो है ये माउंटेन का पार्ट है, हिमालय वाले जो बड़े बड़े माउंटेन है, ये सारे पार्ट हैं। इस तरह से यह एक तरह का इंडियन सब कॉन्टिनेंट कहलाता है। इसको सब कॉन्टिनेंट कहने का जो मेन जो रीज़न है ये यही है। आगे बात करते हैं तो हम देखते हैं कि जो सबसे पहले मैंने नर्मदा रिवर्स की बात किया था, आपको मैप में दिखाया था, तो नर्मदा रिवर्स की बात करते हैं तो यहाँ पे जो लोग रहते थे वह हंटर्स और गैदरर्स जैसे लोग रहते थे। बहुत पुरानी बात है, ये लोग बहुत ही स्किल्ड गैदरर्स थे। स्किल्ड का क्या मतलब होता है, जो वास्ट एरिया था, जो वास्ट वेल्थ ऑफ प्लांट्स था उसके सराउंडिंग में, उनके बारे में यह बहुत ही ज़्यादा अवेयर थे, नॉलेज था। साथ ही साथ वहाँ के रूट्स, वहाँ के फ्रूट्स और जो फॉरेस्ट के प्रोड्यूस थे अपने भोजन के लिए यूज करते थे, बारीकी से हर चीज़ का इसके बारे में पता था। इसीलिए वो लोग स्किल्ड थे, बहुत ही स्किल्ड गैदरर्स थे। साथ ही साथ ये लोग हंटिंग करके भी अपना जीवन को चलाते थे। तो ये पूछा जा सकता है कि हंटर्स और गैदरर्स जो है किस इलाके में रहता है, तो ये मैच करना आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा कि नर्मदा रिवर का जो एरिया है वहाँ पे हंटर्स और गैदरर्स रहते थे। आगे अगर बात करें तो दूसरा है सुलेमान और किरथार रेंज वाला एरिया। मैप में हम ऑलरेडी देख चुके हैं, पाकिस्तान का जो क्षेत्र है वहाँ पे है ये। वहाँ पे एग्रीकल्चर एंड रियरिंग शुरुआत हो गया था, अर्थात फर्स्ट बिगन ग्रोइंग क्रॉप्स। यहीं पे सबसे पहले लगभग 8000 साल पहले जो फसल उगाने का शुरुआत हो गया था। फसल में जो था व्हीट एंड बार्ले, मतलब गेहूं और जौ, इसका यहाँ पे उगाने का शुरुआत हो गया था। साथ ही साथ यहाँ पे जो एनिमल्स है उनका रियरिंग करने की भी शुरुआत हो गया था। रियरिंग क्या क्या, तो सीप का, गॉट का और कैटल का, ये याद रखिएगा। रियरिंग क्या होता है, जब एनिमल को एक जगह पालतू बना के रखते हैं और वहाँ पे उसका प्रजनन भी किया जाता है, तो ऐसे प्रोसेस को रियरिंग बोलते हैं। और ये लोग वहाँ पे विलेज में रहने लगे थे, क्योंकि ये यहाँ पे जब एग्रीकल्चर होने लगा, रियरिंग होने लगा, तो इनकी जो खाने की ज़रूरत थी वह वहीं पे रह करके पूरा होने लगा। तो ये इनका जो मूवेबल लाइफ था वो अब खत्म हो गया, यह सेटल लाइफ जीना शुरू कर दिया। और जब सेटल लाइफ जीना शुरू किया तो उन्होंने विलेज का निर्माण शुरू कर दिया, गांव में रहने लगे। इससे पहले जब उनका हंटिंग और गैदरिंग वाला कल्चर था उस पुराने ज़माने में, तो वह जहाँ रहते थे वहाँ का रिसोर्सेज जब खत्म हो जाता था तो फिर नए रिसोर्सेज की तलाश में वो मूवमेंट करना शुरू कर देते थे। लेकिन यहाँ पे जो ये एग्रीकल्चर और रियरिंग शुरुआत हुआ, इनसे इनका रिसोर्सेज जो है कंटिन्यू रहा और यह एक जगह विलेज में एस्टैब्लिश करके सेटलमेंट इनका जो है वहाँ पे हो गया और यह अस्थायी जीवन बिताना शुरू कर दिए। साथ ही साथ जो नॉर्थ ऑफ विंध्यास है, जो मैंने बताया था विंध्य के नॉर्थ वाला टर्मोलॉजी आएगा, इस नॉर्थ ऑफ विंध्यास में पहली बार
धान की खेती हुआ, मतलब राइस जो है उसको उगाया गया। ये पिक्चर देख रहे हैं, ये राइस का है और ये गॉट का पिक्चर है। फ्रेंड्स आगे अगर हम बढ़ें तो हम देखते हैं इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, जो मैप में मैंने दिखा चुका हूँ इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज को, यहाँ पे शहर से रिलेटेड है यहाँ का साइट्स। यहाँ पे अर्लीस्ट फ्लोरिस्ट हुआ था, शहर जो है सबसे पहले इंडियन सब कॉन्टिनेंट में यहीं पे फ्लोरिस्ट हुआ था। कब हुआ था? तो 4700 साल पहले, मतलब आज से 4700 साल पहले, या आप कह सकते हैं 2700 बीसी। ये आगे हम देखेंगे AD-BC क्या होता है और 4700 ईयर आज से पहले क्या होता है, इसके कंसेप्ट को भी समझेंगे। साथ ही साथ जो गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज जो मैंने बात कर लिया था, मैप में आपको दिखाया था, और जो सी कोस्ट है यहाँ भी शहर जो है यहाँ पे उद्भव शहर का होने लगा था। सी कोस्ट जब भी ट्रेड होगा समुद्र से, तो सी कोस्ट वाला जो एरिया होगा उस ट्रेड के कारण वहाँ पे शहर जो है वह उद्भव होगा। ये बहुत ही लाजमी है, ये होना ही था। तो ये इसका जो टाइम है गंगा वाले एरिया में और सी कोस्ट वाले एरिया में सी के उद्भव होने का, वो 2500 साल पहले या 500 BC, आज से 2500 साल BC, ये जो शहर का लाइव का पिक्चर दिखाया गया है, यही सारी बातें इस पैराग्राफ में कहा गया है। फ्रेंड्स आगे अगर हम देखें तो बिग एम्पायर की बात किया गया है। गंगा एंड इसका जो ट्रिब्यूटरी सोन है इस इलाके में, अर्थात गंगा के साउथ में एक बहुत बड़ा किंगडम जो है उत्पन्न हुआ, वहाँ पे विकसित हुआ, जिसका नाम था मगध किंगडम। तो ये रीजन जो है मगध किंगडम के लिए जाना जाता है, यही बात इसमें कहा गया है। ये पिक्चर आपको दिख रहा है, ये मगध के जो राजा है उनका है। आगे इस तरह से अगर आप देखें तो हमने एक जर्नी पूरा किया। हंटर एंड गैदरर्स का जो कल्चर था वहाँ से शुरुआत किया। ये हंटर और गैदरर नर्मदा वैली वाले इलाके में थे। उसके बाद एग्रीकल्चर और जो रियरिंग है यह सुलेमान और किरथार वाले रेंज में मैंने देखा। और आगे चल के सिटीज़ जो इंडस वैली सिविलाइजेशन था वहाँ पे, आगे चल के जो गंगा का एरिया है वो, और जो सी कोस्ट वाला एरिया है यहाँ पे, मतलब इंडस, गंगा और सी कोस्ट वाला एरिया जो है यहाँ पे सिटीज़ जो है इमर्ज हुआ। और लास्ट चल कर के गंगा के साउथ में मगध जो किंगडम है वो वहाँ पे बहुत बड़ा अपना रूप लिया। इस तरह से आपने जर्नी देखा कि हंटर गैदरर से लेकर के किंगडम के बनने का आपने ये सफ़र देखा। फ्रेंड्स अब जो हमारा एक नया टॉपिक है वो है ट्रैवलिंग से रिलेटेड, बहुत इंपॉर्टेंट है। सवाल मैंने पूछा था शुरुआत में ही कि ट्रैवलिंग से रिलेटेड एक क्वेश्चन मैंने फ्रेम किया है। इस चीज़ को बढ़िया से यहाँ अगर देखेंगे तो उसका जवाब बहुत ही आसानी से स्मूथली आप कर सकते हैं। ये जो ट्रैवलिंग है, ट्रैवलिंग वास्तव में ट्रैवलिंग एंड शेयरिंग ऑफ आइडिया इसका हेडिंग है, सब हेडिंग है। जो ट्रैवलिंग हुआ था वो इंडियन जो सब कॉन्टिनेंट थे उस सब कॉन्टिनेंट के अंदर भी होता था और बाहर, इस सब कॉन्टिनेंट से बाहर के लोग भी भारत में इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आकर के यहाँ पे ट्रैवल करते थे। अब सवाल उठता है कि ट्रैवल करते ही क्यों थे? तो जो उनका जीविका का साधन था, जो लाइवलीहुड था, उनके सर्च में, उनकी तलाश में ट्रैवल करते थे। जो नेचुरल डिजास्टर होते थे उनसे बचने के लिए ये जो है अपना ट्रैवलिंग करते थे। जो आर्मीज थे, जो आर्मीज के पार्ट बन जाते थे, वो कहीं और अटैक करने के लिए मार्च करते थे, तो अर्थात वो ट्रैवल करते थे। ट्रेडर्स जो बिना ट्रैवलिंग किए हुए ट्रेडिंग तो हो ही नहीं सकता, तो ट्रेडर्स भी ट्रैवलिंग करते थे। जो रिलीजियस टीचर्स थे वो अपना प्रवचन, उपदेश और ज्ञान देने के लिए इंडियन सब कॉन्टिनेंट में एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते रहते थे। और जो एस्प्रिट, जिनका कि एडवेंचरस एस्प्रिट है, जिनको कि एडवेंचर करने में मज़ा आता है, ऐसे लोग भी बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते थे। यही बात इस पैराग्राफ में कहा गया है, जिसको कि मैंने पॉइंट फॉर्म में आपको इस साइड लेफ्ट साइड पीपीटी में निकाल के रख दिया है। ये जो ट्रैवलर्स है, आप पिक्चर देख रहे हैं कि घोड़ा पे बैठ करके ट्रैवलिंग कर रहे हैं। फ्रेंड्स आगे ये जो ट्रैवलिंग है, इससे किस तरह से जो कल्चरल ट्रेडिशंस है उनका इनरिचमेंट हुआ। वास्तव में जो पीपल हैं वो जब ट्रैवल करते हैं तो न्यू वे ऑफ आइडिया का शेयर करते हैं। किस किस तरह का? फॉर एग्जांपल जो स्टोन है उसको कार्व करने का जो आइडिया है उसको शेयर करते हैं। जो म्यूजिक है उसको, नए नए म्यूजिक को कंपोज करने का आइडिया शेयर हो रहा है। और जो भोजन बनाने का प्रोसेस है, इसका जो नया नया आइडिया है, तरीका है, ये शेयर हो रहा है। इस तरह से इन सारे प्रोसेस के कारण जो कल्चरल ट्रेडिशंस है वह इनरिच होता है, वह संवर्धित होता है इस यात्रा के कारण। फ्रेंड्स इस तरह से ये बहुत ही जरूरी है आपके लिए समझना कि इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रैवलिंग इन द प्रोसेस ऑफ इनरिचमेंट ऑफ कल्चरल ट्रेडिशंस, यही बात यहाँ पे कहा गया है। साथ ही साथ यहाँ पे एक बात और कहा गया है,
व्हाई डू पीपल ट्रेवल नो ए डेज। नो ए डेज मतलब ये प्रेजेंट की बात कर रहा है। अगर आपको आज के प्रेजेंट का कंसेप्ट क्लियर है और उसी को अगर आप पास्ट में देखने की कोशिश करें तो आपका हिस्ट्री का जो स्टडी है वो बहुत ही स्मूथ होगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। अर्थात कोशिश कीजिएगा जो प्रेजेंट है उसके लेंस से आप पास्ट को देखें। मतलब ये जो प्रेजेंट का जो लेंस है, प्रेजेंट का जो कंसेप्ट है कि प्रेजेंट में जो जो चीज़ हो रहा है उसको जब आप पास्ट में तलाश करेंगे तो आपका हिस्ट्री के प्रति जो रुझान है, जो इंटरेस्ट है, बहुत ही अच्छा हो जाएगा। फ्रेंड्स आगे बात करते हैं, नेम्स ऑफ लैंड की बात करता है। जो भारत है, भारत का नाम भारत क्यों पड़ा या भारत का नाम इंडिया क्यों पड़ा? व्हाई कॉल्ड इंडिया? देखिए एक रिवर है इंडस, जिसका चर्चा हम आपको ऑलरेडी उस मैप में कर चुके हैं। इसी रिवर को संस्कृत में सिंधु बोला जाता है। जो ईरानियंस लोग थे और जो ग्रीक लोग थे, देखिए ये जो पिक्चर है, ये कंट्री जो है ये ईरान वाला है और ये ग्रीस वाला है। ये लोग आज से 2500 साल पहले इस इंडस रिवर से परिचित थे। इस इंडस रिवर से ये लोग परिचित थे और इन्होंने, जो ईरानियंस थे, इस रिवर को हिंडोस कहा, जो ग्रीस के लोग थे इस रिवर को इंडोस कहा। और इन्हीं लोगों ने इस रिवर के जो पूरब में रहते थे, ईस्ट में रहते थे, उन लोगों का जो इस रिवर के पूरब में रहते थे उनका नाम इंडिया दिया। अर्थात इन लोगों ने इनका नाम भारत, इंडिया रखा। अगला सवाल ये उठता है कि इसका नाम भारत क्यों पड़ा? फ्रेंड्स व्हाई कॉल्ड भारत? भारत वास्तव में एक ग्रुप ऑफ पीपल का नाम था, एक ट्राइब का नाम था, जो कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट के नॉर्थ वेस्ट एरिया में रहते थे। नॉर्थ वेस्ट एरिया मतलब आज का जो पाकिस्तान का एरिया है, उधर नॉर्थ ऊपर में भारत का थोड़ा सा पंजाब और थोड़ा सा हरियाणा का एरिया, ये सब जो था ये नॉर्थ वेस्ट एरिया, थोड़ा सा कश्मीर का एरिया भी इस नॉर्थ वेस्ट में टच करता था। फ्रेंड्स इस भारत के बारे में जो मेंशन है वह ऋग्वेद में मेंशन है, इसीलिए ऋग्वेद के बारे में जानना भी बहुत जरूरी है। यह संस्कृत में कंपोज्ड किया हुआ सबसे पहला ग्रंथ है और यह लगभग इनका जो कंपोजिशन हुआ है 3500 साल पहले हुआ है। फ्रेंड्स कंपोजिशन और कंपाइलेशन में क्या अंतर है इसको आप कहीं भी सर्च कर लीजिएगा। आगे अगर हम देखें तो अगला जो हमारा सब हेडिंग है वह है फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट। जो पास्ट है उसके बारे में हम कैसे जानते हैं, क्या सोर्स है हमारे पास पास्ट को जानने का। उसमें सबसे पहले हम बात करेंगे मैन्युस्क्रिप्ट का, और याद है कि जो कीवर्ड था उसमें मैन्युस्क्रिप्ट वर्ड भी था। तो मैन्युस्क्रिप्ट को समझते हैं कि ये होता क्या है। जब भी हाथ से लिखा जाता है, किस पे? पाल्म लीफ पे, तार के पत्र पे जब लिखा जाता है, या बार्क ऑफ बिर्च, जो भोजपत्र का जो छाल होता है, स्पेशल वे में बनाया जाता है भोजपत्र के छाल से इस तरह से लिखने वाला। और ये भोजपत्र खास करके जो हिमालय रीजन है वहाँ बड़े पैमाने पे पाया जाता है। तो इस पे जब लिखा जाता था तो हाथ से लिखा जाता था, ऐसे मटेरियल को मैन्युस्क्रिप्ट्स कहा जाता है। मैन्युस्क्रिप्ट्स मतलब जो मेनू वर्ड है यह वास्तव में इसका मतलब ही होता है हैंड, और यह लेटिन वर्ड है। जो मेनू वर्ड है ये लेटिन वर्ड है, याद रखिएगा ये ग्रीक वर्ड नहीं है, इतना क्लियर होना चाहिए। अर्थात जो पाल्म लीफ पे या बार्क ऑफ बिर्च पे जो लिखा जाता था हाथ से उसको मैन्युस्क्रिप्ट कहते हैं। ये क्लियर हो गया। आगे जो मैन्युस्क्रिप्ट्स था उनको प्रिजर्व किया जाता था, बहुत ही संभाल के रखा जाता था टेम्पल्स अर्थात मंदिर में और मोनेस्ट्रीज मतलब मठ में। इस मैन्युस्क्रिप्ट्स में किस किस बातों के बारे में चर्चा है या लिखा जाता है, तो वास्तव में वह रिलीजियस जो बिलीफ और प्रैक्टिसेस थे उनके बारे में चर्चा है, लिखा गया है। उनमें जो किंग है उनका जो जीवन है उसके बारे में, मेडिसिन, साइंस, इपिक्स, पोएम्स एंड प्लेस, इन सब के बारे में इस मैन्युस्क्रिप्ट में लिखा गया है। ये जो मेडिसिन एंड साइंस है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अर्थात उस पुराने ज़माने में भी हमारे भारतीय सभ्यता और संस्कृति में मेडिसिन एंड साइंस का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस था, जिनको कि मैन्युस्क्रिप्ट में लिख करके एक जगह कंपोज किया गया, कंपाइल किया गया। साथ ही साथ इनको लिखने का जो भाषा था मुख्यतः संस्कृत था, प्राकृत था और तमिल था। फ्रेंड्स ये देख रहे हैं आपका टेम्पल का पिक्चर है, इसमें इसको सुरक्षित रखा जाता था, प्रिजर्व करके रखा जाता था टेम्पल और मोनेस्ट्रीज में। आगे अगर हम बात करें तो अब हमारा आता है इंस्क्रिप्शंस की बात करते हैं। मैन्युस्क्रिप्ट्स की बात कर दिया, अब हम इंस्क्रिप्शंस की बात करते हैं। इस इंस्क्रिप्शंस के बारे में भी कीवर्ड में चर्चा किया गया था। तो इंस्क्रिप्शंस क्या होते हैं? जब आप लिखते हो किसी हार्ड सरफेस पे, कंपेयर टू मैन्युस्क्रिप्ट्स, जब किसी हार्ड सरफेस पे लिखते हो, चाहे वो स्टोन का बना हो चाहे वो मेटल का बना हो, तो उसको आप इंस्क्रिप्शंस ही कहते हो।
फ्रेंड्स, इसमें जो लिखा जाता था बेसिकली दो चीज़ों के बारे में लिखा जाता था कि जो राजा का ऑर्डर होता था वो, या जो लोग सामान्य लोग उसमें राजा भी होते थे, उनका जो अपने जीवन का उपलब्धि होता था उनको रिकॉर्ड करके रखा जाता था इसमें इंस्क्रिप्शंस में। फ्रेंड्स, जो राजा का ऑर्डर होता था वह अपने ऑर्डर को जगह जगह पे खुदवा करके रख देता था ताकि लोग उसको देख सके, उसको पढ़ सके और उसको अपने जीवन में ओबे कर सके। एक चीज याद रखिएगा कि अगर लोग उसको पढ़ करके अपने जीवन में ओबे कर रहा है तो इसका मतलब दो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग अगर वहाँ पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब वहाँ पे लिटरेसी का जो रेट होगा बहुत ही अच्छा होगा, और अगर उसको पढ़ करके जीवन में ओबे कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि वहाँ के लोगों का जो मॉरल वैल्यू होगा वो बहुत ही हाई होगा। तभी वो इस तरह से पढ़े हुए चीज़ों को भी अपने जीवन में लागू करने का कोशिश करते हैं। फ्रेंड्स, जो राजा अपना रिकॉर्ड लिखते थे, जो अपना जो उनका अचीवमेंट होता था वो ज़्यादातर जो विक्ट्रीज होते थे उनके बारे में होता था। फ्रेंड्स, आगे अगर हम देखें, इंस्क्रिप्शन से रिलेटेड ही एक एग्जाम्पल दिया गया है अशोका के इंस्क्रिप्शंस का। खास करके एक जो इंस्क्रिप्शंस मिला है कंधार में, जो मैप में मैंने पहले ही बता दिया, जब हम किरथार और सुलेमान रेंज की बात कर रहे थे तो वहाँ पे एक साइट्स मैंने आपको लोकेट करके बताया था कंधार का, वहीं पे अशोका का इंस्क्रिप्शंस प्राप्त हुआ है। यह लगभग 2250 साल पहले का इंस्क्रिप्शंस है। खासियत ये है कि यह इंस्क्रिप्शंस जो है इसमें दो स्क्रिप्ट है और दो लैंग्वेज है। ऊपर वाला जो स्क्रिप्ट एंड लैंग्वेज है वो ग्रीक है, नीचे वाला अरामाइक है। ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं ये वाला जो एरिया है यह ग्रीक लैंग्वेज और स्क्रिप्ट में लिखा गया है, और यह जो है यह आपका अरामाइक स्क्रिप्ट एंड जो लैंग्वेज है उसमें लिखा गया है। अब सवाल उठता है कि ये स्क्रिप्ट क्या होता है। जब भी आप लिखते हो तो लिखने का जो फॉर्म होता है या तो आप लेटर्स में लिखते हो या नहीं तो आप साइन में लिखते हो। अर्थात जब भी आप लेटर और साइन में किसी चीज़ को लिखते हो तो उसी को हम स्क्रिप्ट बोलते हैं। फिर सवाल उठता है कि लैंग्वेज किसे कहते हैं। जो भी रिटन होता है उनको या तो पढ़ते हो या उसको बोलते हो, तो इनकी जो भाषा होती है उसी को लैंग्वेज कहते हैं। फ्रेंड्स, क्लियर हो गया स्क्रिप्ट एंड लैंग्वेज क्या है। आगे अब हम बात करते हैं आर्कोलॉजी का। ये जो चीज़ है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी हमारा कीवर्ड में था। तो आर्कोलॉजी क्या होता है, जो रिमेन्स होते हैं या तो बिल्डिंग के फॉर्म में या पेंटिंग के फॉर्म में या स्कल्पचर के फॉर्म में या अन्य चीज़ों के फॉर्म में, जो रिमेन्स होते हैं, जो बचे खुचे चीज़ होते हैं, जो खंडहर होते हैं बिल्डिंग का, उनका जो स्टडी किया जाता है, उनको स्टडी करने वाले को आर्कोलॉजिस्ट कहा जाता है। फ्रेंड्स, यही चीज़ यहाँ पे कहा गया है। और ये जो पिक्चर दिख रहा है ये अजंता का पेंटिंग का है। ये जो है इनको देख करके हिस्टोरियंस बहुत कुछ डिराइव करते हैं। फ्रेंड्स, आगे अगर हम बात करें, आर्कोलॉजिस्ट जो है वो एक्सप्लोर एंड एक्सकेवेट भी करते हैं। किस चीज़ को, तो जो टूल्स हैं, जो वेपन्स हैं, जो पोर्ट्स हैं, पेन्स, ऑर्नामेंट्स, कॉइन्स, ऑब्जेक्ट्स इन चार्ड फॉर्म। ये तो सब समझ गए होंगे चार्ड फॉर्म क्या होता है। वैसे तो सामान्यतः लकड़ी हो या जो सीड्स होते हैं, भोजन धान जो है, बाजरा है या गेहूँ है, इनका जो बीज होता है अगर आप ऐसे छोड़ देंगे तो सड़ जाएगा। अगर ये किसी तरह से भी जल गया हो और जला हुआ, आधा जला हुआ, भुना हुआ किसी तरह से बच गया हो तो इसी को हम चार्ड फॉर्म में कहते हैं, और ये बहुत लंबे समय तक सर्वाइव करता है। साथ ही साथ जो ऑब्जेक्ट्स बने होते हैं स्टोन के, बोन के या बैक्ड क्ले। बैक्ड क्ले क्या होता है, जो मिट्टी का बना होता है और उसको आग में जब पका देते हैं उस बर्तन को, उस चीज़ को, उस वस्तु को, उसको बोलते हैं बैक्ड क्ले। और जो मेटल के बने होते हैं, ये जो बोन वाला है, बोन या तो कोई ऑब्जेक्ट बोन का बना होता है या नॉर्मली ऐसे ही अगर आपको बोन मिल गया तो उससे पता चलता था कि वह जो वहाँ का फूड हैबिट का पैटर्न था वो क्या था, वो कौन सा जानवर खाते थे, कौन सा चिड़िया खाते थे, इसको भी ड्राइव कर लेता है हिस्टोरियंस, इससे पता लगा लेता है। फ्रेंड्स, आगे अगर हम बात करें तो ये जो आप दिख रहे हैं एक पोर्ट है लेफ्ट साइड में, ये पोर्ट वास्तव में 4700 साल पहले का पोर्ट का एक एग्जाम्पल है। अगर ये 4700 साल पहले का ये मटका आपको दिख रहा है तो ये वास्तव में जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है वहाँ का मटका है। साथ ही साथ यहाँ पे एक राइट साइड में गोल्ड ओल्ड सिल्वर कॉइन्स की बात किया गया है। ये सिल्वर कॉइन है जो कि बहुत पुराना है। ये जो कॉइन है इसका जो डेट है लगभग 2500 साल पहले का है, अर्थात गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ है उसके आसपास, उसके बाद का है। तो ये आप ध्यान दीजिएगा, दोनों का जो टाइम है, दोनों का जो ये चीज़ मिला है, इसको याद रखिएगा। आगे अगर हम बात करें तो अब जो
टर्मोलॉजी है वो है हिस्टोरियंस का। आपने कीवर्ड में इस हिस्टोरियंस वर्ड को भी देखा था। तो हिस्टोरियंस कौन होते हैं? वास्तव में जो सोर्स होता है, उनका जो अध्ययन करने वाले स्कॉलर्स होते हैं, उनको हम हिस्टोरियंस कहते हैं। ये वास्तव में किस किस सोर्स को अध्ययन करते हैं? जो मैन्युस्क्रिप्ट्स था, जो आर्कोलॉजी है, जो इंस्क्रिप्शन है, इन्हीं तीनों की बात तो मैंने अभी तक आपको किया है। ये सोर्स है। इस सोर्स का जो स्टडी करते हैं जो स्कॉलर, उसी को हिस्टोरियंस कहा जाता है। और इन सोर्स के स्टडी के आधार पे पास्ट में जो कुछ भी हुआ है उनको ये डिटेक्ट करते हैं, उनको ड्राइव करते हैं। भारत में जो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ हिस्टोरियंस हैं वो है कल्हन का। इन्होंने राज तरंगिनी नाम का एक बुक लिखा था। इन्होंने जो बुक लिखा था वह लगभग 1148 से लेकर के 50 के बीच में राज तरंगिनी को लिखा था। फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है भारतीय इतिहास को जानने का, बहुत ही साइंटिफिक बुक है। अगला जो हमारा सब हेडिंग है वह है वन पास्ट और मेनी। एक पास्ट है या कई है? तो इस किताब में यह फाइनली कंक्लूजन में पहुंचा है कि एक नहीं है, मेनी पास्ट है। तो कैसे मेनी पास्ट है? ये कहते हैं कि जो लोग हैं वो फॉलो करते थे डिफरेंट प्रैक्टिसेस एंड कस्टम्स। अलग अलग जगह पे अलग अलग पैटर्न होते थे इनके रहने की जगह अलग हैं, हर जगह के अलग अलग कस्टम्स हैं, प्रैक्टिसेस हैं। तो एक इतिहास कैसे हो सकता है? अर्थात अलग अलग जगह के कस्टम्स हैं तो अलग अलग इतिहास है। डिफरेंट पार्ट में अलग अलग लोग रह रहे हैं तो वहाँ जिस जगह पे रह रहे हैं उनका अपना इतिहास है। सो देयर इज नॉट पॉसिबिलिटी कि हम एक इतिहास कहें, वन पास्ट नहीं हो सकता है। इसलिए मेनी पास्ट कहना बहुत ज़्यादा उचित है। फ्रेंड्स, इसी में एक और लॉजिक देते हैं कि जो किंग है, जो राजा है, और जो राजा नहीं है। ये पिक्चर में आप राजा देख रहे हैं, ये राजा बहुत ही शानो शौकत से दरबार में बैठा हुआ है। इस राजा के दरबार में बहुत सारे राइटर भी होंगे जो जो घटनाएं हुई है उनको लिखते भी होंगे। अर्थात इनके पास एक रिटन सोर्स ये छोड़ के जा रहे हैं हमारे पास। और ये जो किसान है, ये जो लोग हैं, आम लोग हैं, ये अपने जीवन जीने की जद्दोजहद में इतने फंसे हुए हैं कि इनके पास अपने सोर्स रिटन फॉर्म में लिखने का ना तो समय है, ना उतना इनके पास रिसोर्सेस है। अर्थात ये जो लोग हैं इनके पास रिटन फॉर्म में सोर्स है ही नहीं, और ये जो राजा है इनके पास रिटन फॉर्म में जो सोर्स है वो है। अर्थात एक के पास सोर्स है, दूसरे के पास सोर्स नहीं है। तो इनका तो इतिहास आराम से लिखा जा सकता है, इनका इतिहास नहीं लिखा जा सकता है ऑन द बेसिस ऑफ रिटन सोर्स। सो दोनों का जो इतिहास है वो एक नहीं हो सकता। अर्थात यहाँ पर भी हम ये कह सकते हैं कि एक पास्ट नहीं हो सकता, कई पास्ट होने की संभावना है। फ्रेंड्स, यहीं पे एक बात किया गया है कंसेप्ट ऑफ डेट्स का। ये जो पैराग्राफ है व्हाट डू डेट्स मीन, और दूसरा है लेटर विथ डेट्स। इन दोनों पैराग्राफ को हम इस पिक्चर से समझ सकते हैं। क्या है? देखिए, ये पिक्चर में ये जो है एक समय का निर्धारण पॉइंट है। क्या है? ये जीरो दिखा रहा है। ये जीरो दिखा रहा है कि जो जीसस क्राइस्ट हैं, इनका जो जन्म हुआ है उस समय को इन्होंने एक स्केल मान लिया कि भैया यहाँ से शुरुआत हुआ है, बिगनिंग हुआ है। इससे पहले का जो घटना हुआ है उसको हम BC मान लेते हैं, बिफोर क्राइस्ट, और इसके बाद की जो घटना हुआ है उसको AD मान लेते हैं, अर्थात एन्नो डोमिनो। एन्नो डोमिने का मतलब होता है इन द ईयर ऑफ आवर लॉर्ड। अर्थात जीरो से इधर जब आप चलते हो तो जो जीसस क्राइस्ट है उनका समय शुरू हो जाता है, इस लॉर्ड का समय शुरू हो जाता है, और इससे पहले की जो भी घटनाएं हुई है उसको बिफोर क्राइस्ट के नाम से जाना जाता है। इस तरह से समय के निर्धारण के लिए ये जो पैटर्न है पूरे विश्व में अभी मान्य है, इसीलिए भारत में भी इसको माना गया है। भारत में इसको वास्तव में आज से 200 साल पहले जब कॉलोनियल पीरियड था उस समय इसको लागू किया गया था। फ्रेंड्स, ये जो कॉलोनियल पीरियड में ये जो समय के निर्धारण करने का पैटर्न लागू किया गया था, वास्तव में यह एक तरह का हमारे दिमाग पे जो एक कॉलोनियल माइंडसेट है उसको थोपने का कोशिश इससे किया गया था। लेकिन इस किताब में एक तरह से उस जो नैरेटिव था उसको चैलेंज करने की कोशिश किया गया एक नए कंसेप्ट से, वो है प्रेजेंट के कंसेप्ट से। अर्थात ये जो प्रेजेंट है ये 2000 AD है, 2000 AD है, यहाँ पे प्रेजेंट को माना गया है। यू आर हियर, इट मीन्स जो 2000 AD है यहाँ पे आप हो, आप इस वर्तमान से समय को निर्धारित कर रहे हो कि हम जहाँ हैं उससे कितना साल पहले। इसी आधार पे कहता है कि यहाँ से 8000 साल पहले, या यहाँ से मतलब वर्तमान से 4700 साल पहले, इस तरह से समय का निर्धारण किया गया है। यही सारी बातें
एस में कहा गया है, जिसको इस डायग्राम से मैंने आपको समझाने का कोशिश किया गया है। फ्रेंड्स, एक चीज़ और समझ लेते हैं, सेंचुरी और डिकेड का कंसेप्ट बहुत लोगों को मिस्टेक होता है। खास करके हम देखते हैं जब 18th सेंचुरी की बात किया जाता है तो लोग समझ लेते हैं 1800 से आगे की बात, लेकिन जब हम 18th सेंचुरी बोलते हैं तो वास्तव में यह 1701 से शुरुआत होता है, 1710, 1750 इस तरह से शुरुआत होता है, इस तरह की बात करते हैं। लेकिन जैसे ही यहाँ पे 17 लगा हुआ है तो लोगों को लगता है ये 18th सेंचुरी नहीं हो सकता है, ये 17th सेंचुरी हो सकता है, लेकिन वास्तव में यह 18th सेंचुरी है। कैसे, इसको देखते हैं। देखिए, ये तो यहाँ पे आपका 0 हो गया, यहाँ पे 100 हो गया और यहाँ पे 200 हो गया। तो ये वाला जो पार्ट है 1 से लेकर के 100 तक ये फर्स्ट सेंचुरी हो गया, और यहाँ पे 101 से लेकर के 200 तक सेकेंड सेंचुरी हो गया, और यहाँ पे 201 से लेकर के 300 तक इसको हम बोलते हैं थर्ड सेंचुरी। फ्रेंड्स, बस ये याद रखिएगा कि यहाँ पे भले ही यहाँ पे 1 2 3 5 लगा हो और 100 तक आता हो 90 होते हुए, लेकिन ये फर्स्ट सेंचुरी है। यहाँ पे आपका देखने में तो लगता है 1, हम जितना भी यहाँ पे डिजिट होगा 101, 110, 120, 150 सब में 1 है आगे में, लेकिन ये सेकेंड सेंचुरी है। इसीलिए जब हम 18th सेंचुरी की बात करते हैं तो वो 1701 से शुरुआत होता है, न कि 1800। ये गलती मत कीजिएगा। फ्रेंड्स, आगे इसी में एक चीज़ और हम देखने की कोशिश करेंगे, डिकेड का। ये क्या होता है, ये जो है आप मान लीजिए कि ये आप 0 से शुरुआत, ये 0 है और यहाँ आपको 10 तक पहुँचना है, तो ये 1 से लेकर के 10 तक हुआ, फिर 11 से लेकर के 20 तक हुआ, और फिर 21 से लेकर के 30 तक हुआ। ये फर्स्ट डिकेड है, यह सेकेंड डिकेड है और यह थर्ड डिकेड है। इसको ध्यान से याद रखिएगा, यही कंसेप्ट मैं आपको बताना चाह रहा था। आगे अगर हम देखें तो अगला जो हमारा सब हेडिंग है वह है एल्सवेयर। एल्सवेयर में जो मेन चीज़ यहाँ पे बताने की कोशिश किया गया है वह है डिसाइफरमेंट, जो कि हमारा कीवर्ड में ये वर्ड था। डिसाइफरमेंट क्या होता है, देखिए, समय के साथ जो आज से हजारों साल पहले जो लिखा गया है वह स्क्रिप्ट लैंग्वेज समय के साथ बदल जाता है। तो आज जो स्क्रिप्ट एंड लैंग्वेज है और जो हजारों साल पहले थे, दोनों में बहुत चेंजेज आ गया है। तो आज जो हम जानते हैं तो उस समय का जो स्क्रिप्ट एंड लैंग्वेज है उसको पढ़ना बड़ा टफ हो जाता है, लेकिन उसको हम कैसे जानें। जो व्यक्ति उस समय का जो लैंग्वेज और स्क्रिप्ट है वह क्या था, उसको जो जानने का प्रयास करते हैं, जो स्कॉलर उनको जानने का प्रोसेस में अपने आप को लगा देते हैं, ऐसे प्रोसेस में लगे हुए व्यक्ति को डिसाइफर बोलते हैं, और इस प्रोसेस को डिसाइफरमेंट बोलते हैं। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल जो पिक्चर में दिख रहा है, ये जेम्स प्रिंसेप का पिक्चर है, जो अशोका का एडिक्ट्स है। ये पता ही नहीं चलता था पहले कि ये जो लिखा हुआ है ये किसके द्वारा लिखवाया गया है। तो इस व्यक्ति ने यह डिसाइफर किया कि यह जो है अशोका का एडिक्ट्स है। फ्रेंड्स, ये जेम्स प्रिंसेप पे भाई कई बार क्वेश्चन आ चुका है। फ्रेंड्स, आगे अगर हम देखें तो इसी एल्सवेयर में एक टर्मोलॉजी और है रोसेटा, जो कि यहाँ पे एनसीईआरटी में दिया गया है, तो इसको याद रखिएगा कि जो इजिप्ट है वहाँ का जो नॉर्थ कोस्ट है वहाँ पे एक जगह है रोसेटा, वहाँ पे एक इंस्क्रिप्शंस मिला है जो कि 3 लैंग्वेज और स्क्रिप्ट में है। बस इतना याद रखना है रोसेटा कहाँ है या किस लिए जाना जाता है। फ्रेंड्स, इस तरह से हमने देखा, जो टारगेटेड स्टडी की बात किया था, कीवर्ड तो हमने देख लिया, ट्रैवलिंग का इंपॉर्टेंस, मैन्युस्क्रिप्ट देखा, इंस्क्रिप्शंस, आर्कोलॉजी, हिस्टोरियन, सोर्सेस एंड डिसाइफरमेंट, ये 7 कीवर्ड हमने जान लिया। आगे जो क्वेश्चंस है उनको भी हम अगर सॉल्व करने की कोशिश करें तो आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं कि जो नर्मदा वैली है यहाँ पे क्या हुआ था, आप बता सकते हैं नर्मदा वैली में क्या हुआ था। जो हंटिंग एंड गैदरिंग है ये हुआ था। जो मगध है वहाँ पे सबसे पहले फर्स्ट बिग किंगडम हुआ था। और ये जो 3 है, इन तीनों के बारे में आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि क्या क्या कौन किससे मैच करता है। उसके बाद जो क्वेश्चन है, डिफरेंस क्या है मैन्युस्क्रिप्ट में और इंस्क्रिप्शन में, बहुत ही आसान है, आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रैवलिंग इन द प्रोसेस ऑफ इनरिचमेंट ऑफ कल्चरल ट्रेडिशंस, भारतीय परंपरा के संवर्धन की प्रक्रिया में यात्रा के महत्व पर चर्चा कीजिए। ये आप लिखिएगा। यह 20 नंबर का क्वेश्चन है और यह 250 नंबर वर्ड में इसको लिखिएगा और बताइएगा कि आपका कैसा रहा। फ्रेंड्स,
कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स है, आप देख ही लिए हैं, इसको थोड़ा सा रिवीजन मार देते हैं कि 8000 ईयर्स की जब बात होता है तो यहाँ पे एग्रीकल्चर का बिगनिंग हुआ था। जो फर्स्ट सिटीज़ है इंडस वैली इंडस जो एरिया है वहाँ पे वह 4700 साल पहले हुआ था। और सिटीज़ इन गंगा जो वैली है वहाँ पे, वहीं पे बिग किंगडम जो मगध है वो भी हुआ था, ये लगभग 2500 साल पहले। और जो प्रेजेंट का कंसेप्ट है जिसको हम बोलते हैं आज से इतना 100 साल पहले, इतना 1000 साल पहले, ये आज क्या है तो ये वास्तव में 2000 जो एडी है यही आज है। फ्रेंड्स, इस तरह से आपने देखा कि किस तरह से हमने इस NCERT 6th क्लास का हिस्ट्री का जो पहला चैप्टर है उसको हमने आपको बहुत ही बारीकी से, बहुत ही माइन्यूट फॉर्म में उसका कीवर्ड को PPT फॉर्म में निकाल के आपको बताने की कोशिश किया। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बहुत ही पसंद आया होगा। इसीलिए आपसे मेरा ये हम्बल रिक्वेस्ट है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के बीच इसे शेयर करें और अपना वैल्यूबल कमेंट दें। थैंक यू डियर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सेकेंड चैप्टर।